देखिए, ब्रांड एस्टेब्लिश करना हर मार्केट में मुश्किल है। मैजिक बुलेट नीड्स ए ट्रीटमेंट। मैजिक बुलेट, मुझे बताइए, बुखार हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, आपको दवा बुखार तो नहीं उतरने का। तो एक तो प्रॉब्लम जो बच्चों में मेजर होती थी और गाँवों में ज़्यादा होती थी वो था डायरी। क्या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नया प्रोडक्ट आ सकता है। इंडियन मार्केट में आपको ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में एज ए बिजनेस के टर्म्स में देखें तो इंडियन मार्केट में ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट कितना मुश्किल या कितना आसान रहा है आपके लिए? देखिए, ब्रांड एस्टेब्लिश करना हर मार्केट में मुश्किल है, सिवाय जिनकी पेटेंट ड्रग्स हैं। पेटेंट ड्रग्स के लिए तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता ना, या वह मोनोपोली। मुश्किल है, उसके लिए यू हैव टू इंश्योर पार एक्सीलेंस क्वालिटी। अपना पढ़ना है जरूरी है, आपसे कंपटीशन भी होगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं। बात करें आपका जो एमआर वाला एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। हाँ, मेरा बहुत अच्छा था, बिकॉज मैं काफ़ी 12-12 घंटे तक काम किया करता था दिन भर में। तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं उस दौरान मेहनत से नहीं डरा और अपनी नॉलेज अप टू डेट रखी। हालांकि मार्केट तो दोनों छोटी थी, लेकिन जो उस टाइम था हमारे लिए वही बड़ी है ना। वो फिर एक हैबिट पड़ गई कि भी क्या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नया प्रोडक्ट आ सकता है। उस टाइम जब हमने लॉन्च की थी तब हमारे पास वो नहीं, हम WTO में नहीं थे, तो हमें जो है ब्रांड, वो जो हमारे पास ये पेटेंट ड्रग भी हम ले आते थे अगर इंडिया में उसका बड़ा ड्रग बना हुआ तब। सो मार्केट में आपका ये ब्रांड स्टैब्लिश हुए 40 साल हो गए, तो मतलब इस दौरान आपने, क्योंकि उससे पहले भी आपने काम किया तो आपको वो एक्सपीरियंस पहले का भी था, तो उस दौरान आपने क्या कुछ अभी एवोल्यूशन देखा है मार्केट में, क्योंकि पहले क्या था और अब क्योंकि काफ़ी चेंज मैं हो गया है? पिछले 30 साल को तो ये बता सकता हूँ कि मार्केट ट्रेंड बहुत बदले हैं, डिजीजेस का ट्रेंड बहुत बदला है। मैं कह सकता हूँ कि जब से कई डिजीजेस ऑलमोस्ट हाशिए पे आ चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैटल थी, और या फैटल नहीं थी तो बहुत ज़्यादा परेशान होने करना होता था पेशेंट। जब से ये पानी साफ गाँव में पहुँचने लगा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, या जल योजना जो है, या शहरों में पानी साफ, अगर गंदा पानी आ रहा है नलके से तो पिएंगे नहीं, पीने के लिए वो RO। आर ओ वाटर। तो एक तो प्रॉब्लम जो बच्चों में मेजर होती थी और गाँवों में ज़्यादा होती थी वो था डायरिया। डायरिया बहुत होता था और उससे बेचारे बच्चे कई स्कम कर देते थे उससे, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता था। लोगों की इसके ऊपर नॉलेज नहीं थी, पेरेंट्स को इतना पता नहीं था, तो उनको दिक्कतें काफ़ी होती थी। लेकिन अब अवेयरनेस भी है, थोड़ा पानी साफ भी है, पानी उबाल के भी पीते हैं, और सब ये जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के पैकेट्स फ्री बांटे हैं, देते हैं, उससे काफ़ी लोग बच्चे बचे हैं। एक अब हमारे पर डायरिया नहीं आपसे मैं अब ये बात करना चाहता हूँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो फार्मा इंडस्ट्री में चल रही है। आपने आरओ की बात किया अभी। शुद्ध पानी पीने के लिए एक तरफ तो कहते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का पानी पियो, जिसमें कि सारे मिनरल्स को हटा दिया जाता है। फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, बाकी दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरी जो कैल्शियम की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी आ गई है आपके अंदर, सॉल्ट की कमी है, तो फिर उसको वो कैप्सूल बना करके लेकिन वो अब बेचते कुछ हैं। ऐसे भी आ गए जो मिनरल्स को नहीं टेक आउट करते, ऐसे भी आ गए हैं, कॉपर वाले आरओज हैं। आ गए हैं। तो क्या इसमें सच्चाई कितनी है? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ अच्छी करने चलते हैं तो कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे फार्मर प्लास्टिक बहुत था, प्लास्टिक की बैग्स आए, ये आए, सब लोगों ने माना, और आज वही प्लास्टिक बड़ा हैजर्डस बन गया, हम्म, हमें तंग करने लगा जी। नेचुरली। तो ये साथ साथ चलती हैं कुछ चीज़ें, बार बार हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ना पड़ता है। अब पेपर बैग इतने महंगे पड़ते हैं। ये आजकल लोग ज़्यादा गूगल पे समय बिता रहे हैं और कोई भी अपने लक्षणों के आधार पर में गूगल से वो पूछते हैं और गूगल को ही डॉक्टर मान लिए हैं। गूगल जो सजेस्ट करता है वही दवाइयाँ वो केमिस्ट के पास जा कर के ले रहे हैं। आप इसको कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? अब गूगल
को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकते। एक ट्रेंड बन गया है सर। एक ट्रेंड बन गया है। अब उसके अंदर तो भाई हम यही कहते हैं कि भाई कुछ ऐसी दवाइयाँ, गूगल बोलता है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, लिखा हुआ था उसमें। कुछ दवाइयाँ वाइटमिन वगैरह में नहीं बोलता, मैंने जो देखा है। लेकिन जब एंटीबायोटिक ये लिखते हैं तो उसमें लोग कहते हैं डॉक्टर से सलाह लो। आपने भी बताया कि आपकी कंपनी में एनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल हैं, तो उसके बाद क्या आप उन सबसे जाके 1-to-1 ऑन मतलब कैसे आप करते हैं? आपकी डे टू डे रोल क्या रहता है आपकी कंपनी में, और क्या आप सबसे जाके मीटअप कर पाते हैं? नहीं, अब तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई कैन से दैट मैं सारा जो वीकली मीटिंग्स होती हैं जो मेरे बोर्ड में, या अपने जो टॉप मैनेजर्स हैं, मेरा ब्रदर है वो लुक्स आफ्टर माय नेफ्यू, माय सन, उनसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। कुछ और मैनेजर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, और आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। एलोपैथी दवा को मैजिक बुलेट कहा जाता है, जादुई गोली, मैजिक बुलेट। अच्छा, यानी कि कुछ भी हो आप वो गोली खाओ और दवा और बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। तो ये मैजिक बुलेट का क्या कॉन्सेप्ट है ये? आप मानते हैं कि ये एलोपैथी दवाई मैजिक बुलेट है? मैजिक बुलेट इट्स ए ट्रीटमेंट। मैजिक बुलेट, मुझे बताइए बुखार हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, आपको दवा बुखार तो नहीं उतरने का। तो दवा जब पैरासीटामोल लेंगे या उससे कुछ और लेंगे तभी तो आपका टेम्परेचर जाएगा, नीचे आएगा। तो वहाँ तो आप कह सकते हो कंपेयर टू अदर थेरेपी काइंड ऑफ पैथीज लाइक होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या और यूनानी के मुकाबले में ये दवा का बुखार उतारना आसान है इस दवा का। तो इसलिए मैजिक बुलेट कह सकते हो तो कह सकते हो, वरना मेरी राय में तो कोई ये मैजिक बुलेट नहीं है, इट्स ए ट्रॉमा ट्रीटमेंट। तो सरकार ने इसको लेकर के मिक्सोपैथी भी लाया है। मिक्सोपैथी में आयुर्वेद के डॉक्टर भी एलोपैथी की दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए कर रहे हैं ना वो। हाँ। वजह यही है ना तो उसकी। आपको मिक्सोपैथी में एलोपैथी के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिस पैथी के लेकिन हैं। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है हाँ। आयुर्वेदिक पहले से लिखते आ रहे हैं, एलोपैथिक दवाएं लिखते आ रहे हैं। इसके लिए कुछ देखिए, मैंने कहा ना रेगुलरिटी जो है हमारे इंडिया में, उसमें आज मैन पावर की कमी है। हम कई चीज़ चेक करना चाहे नहीं कर सकते। अब एक ड्रग इंस्पेक्टर कितनी जगह जा सकता है दिन में? उसको फैक्ट्रीज भी देखनी होती है, उसको रिटेल भी देखनी है, उसने ब्लड बैंक भी देखने, उसने हॉस्पिटल के अंदर भी देखना, लाइसेंसिंग भी देखनी, बहुत ज़्यादा काम है। आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है। जी हाँ। चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो या थायराइड हो, तो ये सारी बीमारियां इनको सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है। आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनाई गई है जिससे कि इन बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई दवाई बन सकती है? फिलहाल तो नहीं है। लेट मी वेरी फ्रैंकली टेल यू, आपके लैब में बहुत से साइंटिस्ट हैं, इस पर में हमारी कोई काम चल रहा है? 5-6 मॉलिक्यूल पे काम चल रहा है, लेकिन यू नो इट टेक्स एनफ टाइम। और वो कई हमारी 6-6 साल से चल रही हैं। इसमें देखिए फेस 1 स्टडीज़ होती है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट। फेस 1 स्टडीज़ होती हैं, फेस 2 स्टडीज़ होती हैं। फेस 2 स्टडीज़ जो है ह्यूमंस पे होती है, ह्यूमन ट्रायल। तो दुनिया के कई कोनों में करनी पड़ती हैं, कोई डिफरेंट उसके कॉन्टिनेंट्स के हाँ रहती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में करनी पड़ती है, कहीं और करनी पड़ती है, ताकि जीन्स में या थोड़ा सा उस पर फ़र्क है ना। और उसके अलावा वो भी स्टडी 2-3 साल चलती है। उसके बाद जाके अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं तब जाके फेज़ 3 में आता है। और फेज़ 3 जब क्लियर होता है तब आपको यू आर अलाउड टू, इफ यू आर सक्सेसफुल। इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। स्ट्राइक रेट बहुत कम है वर्ल्ड ओवर, लेकिन ये है कि एक बार आपका पेटेंट हो गया तो आपको जितने खर्चे वो निकाल देता है, और उसके आगे कमाई भी बहुत करते हैं लोग। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात की है, तो क्या ये लाइफस्टाइल डिजीज जितने बड़े हैं, बीपी शुगर, क्योंकि इनकी तो जो दवाइयाँ हैं नॉन एंडिंग होती हैं, खाते रहो जब तक खाओगे तब तक ठीक वो तो रहोगे। रहेगा। तो क्या ये फार्मा सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आती है? प्रॉफिट तो खैर अब तो प्रॉफिट तो हिंदुस्तान में काफ़ी कम होते जा रहे हैं।
जब से एनपीपीए ने और ज़्यादा अपने हर 3 साल बाद अपनी लिस्ट इसमें कॉन्स्पिरेसी ये भी आ रही है कि शायद फार्मा इंडस्ट्री का काम प्रभावित ना हो, उनका प्रॉफिट कम ना हो जाए, इसलिए इस पर में रिसर्च ना किया जाए और डिपेंडेंसी बना दी जाए इसकी ऐसी कि ऐसा दवाई हमेशा लेना पड़े। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे, कुछ ना कुछ तो साइड। अब मसाले खाते हैं घर में, अच्छा मसाला खा लीजिए, कहीं ना कहीं तो लीवर पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो अब मजबूरी, जब 10-10 साल 20-20 साल खाओगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़े। साइड इफेक्ट सबके होते हैं, इसमें लिखे होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपसे मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप एक विजनरी हैं, आप बहुत दूर की सोच रखते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं और मैनकाइंड से जुड़े हुए हैं। तो मानवता की सेवा के लिए क्या आप ऐसी सोच और ऐसी दृष्टि रखते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो कि लोगों की दवाइयों पर से निर्भरता ख़त्म हो जाए, जो खास करके जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं? मैं आप इसके 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं आज चलता हूँ, मानवता की बात करते हैं। जब हम मैनकाइंड की बात करते हैं तो मानवता की बात अपने आप उससे जुड़ जाती है।